1 या 2 जुलाई की बात है, जब तमाम पार्टियों का एक डेलीगेशन मिलने गया और जैसे ही डेलीगेशन बैठा, छूटते ही ज्ञानेश जी का वाक्य था, देखिए बिहार के अंदर कम से कम 20% फेक नाम है, हम उन्हें निकालेंगे। अभी एक्सरसाइज शुरू नहीं हुई थी, अभी उनके फॉर्म वॉर्म प्रिंट हो रहे थे, अभी कोई ग्राउंड से सूचना नहीं आई थी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मान के बैठे हुए हैं कि मुझे 20% नाम निकालने। और थर्ड, जो क्रिकेट में होता है ना, वो जब थर्ड अंपायर कर देता है तो अंपायर कहता है यूं करके कैंसिल करता है। तो अब ये वाली प्रक्रिया चल रही है, थर्ड अंपायर ने बोल दिया है कि आपके गलत है काम, और अब चुनाव आयोग का ये है कि 65 लाख में से भैया जो नाम मिल जाए उसको दोबारा लगा दो, झंझट खत्म होने। तो सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फजीयत हो रही है। चुनाव आयोग को गुस्सा इस बात पे है कि तुमने हमारी गिरती हुई छवि की, गिरती हुई साख की तस्वीर क्यों खींच ली। शूटिंग द मैसेंजर ये हो रहा है देश के एक बहुत प्रतिष्ठित उन चंद संस्थानों में से एक जिसके बारे में भारत में, दुनिया में गर्व किया जा सकता है। तो अब सवाल ये होता है कि बीजेपी ने क्यों करवाया उनको, तो वो तो चुनाव जीत, पिछली बार तो लोकसभा में जीत गए थे यहाँ पे, इस बार उन्होंने नीतीश बाबू को साइड में लगाना है, ये भी तय है। तो क्या बीजेपी चुनाव हार रही थी क्या? क्या बीजेपी चुनाव में हिली हुई थी क्या? ये प्रश्न अब साधारण वोटर के मन में आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार में चल रही एसआईआर पर एक महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला दिया, अंतरिम फैसला दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब आधार कार्ड एक वैध प्रमाण पत्र माना जाएगा और जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए थे बिहार एसआईआर में, वो लोग अब ऑनलाइन अपने प्रमाण पत्र जमा कर पाएंगे। कई लोग इस फैसले, अंतरिम फैसले को लोकतंत्र की जीत भी बता रहे हैं। तो आज इस चर्चा में मेरे साथ, इस खास पेशकश में मेरे साथ है योगेंद्र यादव जी, जो हमें समझाएंगे कि क्यों ये लोकतंत्र की जीत भी देखी जा सकती है। योगेंद्र जी इस केस में याचिकाकर्ता खुद है। आपने इनको देखा होगा, कुछ दिनों पहले इनकी खबर पड़ी होगी जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे मृत लोगों को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी आर्गुमेंट की सराहना भी की थी। तो योगेंद्र जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि कल जो शुक्रवार को फैसला आया, अंतरिम फैसला आया, इसमें क्या बड़ी बातें कही गई और क्यों हमें ये एक तरीके से दिलासा मिलता है इस जजमेंट से? शुक्रिया जीशान भाई। देखिए, ये बहुत बड़ा केस है जिसका अंतिम फैसला अभी नहीं आया है, तो फिलहाल हम लोकतंत्र की मतलब निर्णायक जीत इत्यादि की बात नहीं कर सकते। लेकिन पिछले 2 जो फैसले सुप्रीम कोर्ट के आए, एक जो कि 14 तारीख को आया और दूसरा जो कि कल 22 तारीख को आया, उन दोनों फैसलों का कुल मिला के लबोलुआब ये है कि चुनाव आयोग जिस बिल्कुल अमर्यादित तरीके से, बिना किसी लिमिट के और आर्बिट्ररी तरीके से, मनमर्जी से इस एसआईआर एक्सरसाइज को चला रहा था, उस पर स्पष्ट रूप से ब्रेक लग गई है। चुनाव आयोग ने जो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, यानी कि लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटने की जो बड़ी मुहिम एसआईआर के नाम पे चल रही थी, उसके ऊपर चुनाव आयोग ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, लगाम खींचनी शुरू कर दी है। हर ऑर्डर में लगाम को थोड़ा और टाइट कर दिया जाता है, जिससे जो ऑर्डर है, ऑर्डर से भी ज्यादा जो ओवरऑल भाव भंगिमा है, जो मूड है, उसमें बहुत बदलाव आया है। जब ये बातचीत शुरू हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त चुनाव आयोग का ये था कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, क्या दिक्कत है, पता नहीं कहां से लोग चले आते हैं शिकायत करने के लिए। और कल स्थिति ये थी कि चुनाव आयोग के वकील भरी बेंच में, पूरे भरे हुए कोर्ट के सामने कह रहे थे, सर आप वेट तो कर लीजिए, हम एक आदमी का नाम नहीं काटेंगे 7 करोड़ 24 लाख में से। ये स्थिति आ गई थी। मतलब कि कोर्ट गंभीर है। हम वहां गए किस लिए थे? हम इसलिए गए थे कि भैया ये जो अंपायर हैं, ये तो अंपायर का काम नहीं कर रहे, तो टीम के मेंबर की तरह शामिल लग रहे हैं हमारे को। तो इसलिए हम थर्ड अंपायर के पास गए। तो थर्ड अंपायर ने रिव्यू में कम से कम हम ये निर्देश जरूर दिया है कि अब अंपायर अपने अंपायर की तरह वाला काम करे। उसमें हो गया। अब मैं स्पेसिफिक चीजें बताता हूं क्या क्या हुआ है पिछले 2 सुनवाई में, क्योंकि आज जो आदेश आया है उसने पिछले आदेश की कई बातों को दोहराया और स्पष्ट भी किया है। पहला और सबसे बड़ा सवाल जो कोर्ट के सामने हमने रखा था वो ये था कि इन्होंने 65 लाख नाम काट दिए, जबकि बढ़ाने चाहिए थे। याद रखिए, बिहार में आज की तारीख में, यानी कि जुलाई के महीने में,
थे 8 करोड़ 18 लाख एडल्ट लोग। इसलिए बिहार की किसी भी लिस्ट, जो अच्छी लिस्ट होती है, उसमें 8 करोड़ 18 लाख वोटर होने चाहिए थे। जब एसआईआर शुरू हुई उस वक्त 7 करोड़ 90 लाख थे, तो जरूरत उसे बढ़ाने की थी। उसके बदले इन्होंने 65 लाख नाम काट दिए। तो हमारा पहला ये कहना था, 65 लाख लोग कौन है, कैसे कटे हैं, इनका नाम तो बताइए। और चुनाव आयोग नाम बताने को तैयार नहीं था। तमाम तरह के प्रपंच, भेद, खेल करके, नाटक करके चुनाव आयोग कह रहा था नहीं नहीं नहीं, हमने तो पहले ही दे दिया था, अच्छा यहाँ नहीं है वहां नहीं है, सब सब बहाने लगा रहा था। अंततः उनको नाम रिलीज करने पड़े। तो पहला जो बड़ा फायदा हुआ वो ये कि 65 लाख लोगों के नाम सामने आए। और जैसा कि तमाम लोग जो कि वीडियो देख रहे होंगे, यूट्यूब देख रहे होंगे, हर रोज गांव से मृतक लोगों के जीवित होने की खबर आ रही है। आपने भी देखी होगी, रोज चल रहा है अभी की खबरें ये आ रही है कि एक ही गांव से 100 150 लोगों को स्थानांतरित घोषित कर दिया गया, जबकि लोग वहां पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये सब खुलासा होना शुरू। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था पिछली बार कि इन लोगों से आप अन्य फॉर्म मत मांगिए, इनसे केवल आधार के आधार पर इनका फॉर्म स्वीकार कर लीजिए, जो कि चुनाव आयोग ने नहीं किया। चुनाव आयोग के पास जब हम लोग गए, हमारे साथी गए कहने के लिए कि इसका नाम शामिल कर लीजिए, चुनाव आयोग ने कहा नहीं, फॉर्म 6 भर दीजिए और उसके अंदर आपको फला फला दस्तावेज तो देने ही पड़ेंगे आधार के अलावा। तो उसको फिर हम कल लेके गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कल फिर स्पष्ट किया कि इन 11 में से कोई एक दीजिए तो ठीक है, या फिर केवल आधार दे दीजिए तो भी पर्याप्त है। तो ये स्पष्ट फैसला हुआ। तीसरी एक बात जिसका बहुत कम लोगों को पता था, लेकिन वो बहुत खतरनाक चीज थी, उसको कल खत्म कर दिया गया। वो ये था कि ये जो 7 करोड़ 24 लाख लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में था, उनमें से काफी लोगों के सामने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया था गुप्त रूप से। यानी कि बीएलओ के पास राइट था कि किसी भी फॉर्म को अपलोड करते समय वो कह दे रिकमेंडेड या नॉट रिकमेंडेड। इनमें से काफी लोगों के सामने नॉन रिकमेंडेड लिखा हुआ था, और नॉन रिकमेंडेड का मतलब था कि अब इनकी विशेष जांच होगी आगे जाके, यानी कि इनके सर पे तलवार लटक रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने हमने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि आप ये नाम हमें बताइए, मुझे पता होना चाहिए अगर मेरा नाम नॉट रिकमेंडेड में है, ताकि मैं अपनी तैयारी करूं। तो कल की बातचीत में चुनाव आयोग ने मान लिया कि ये इसका कोई महत्व नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में भी अब लिख दिया है कि ये जो कैटेगराइजेशन है ये इररेलेवेंट है। तो ये जो तलवार लटक रही थी, मेरे ख्याल से कम 70 लाख लोग और थे जिनके सर पे तलवार लटक रही थी, जो कि वोटर लिस्ट में थे। इस आदेश से उन 70 लाख लोगों पे वो तलवार हट जाती। और चूंकि हमने शिकायत की थी कि बीएलओ फॉर्म ले नहीं रहे हैं, पार्टी के प्रतिनिधि जा रहे हैं, फॉर्म लिए नहीं जा रहे, तो कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इसको आपको हाथ में देने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे ऑनलाइन भी दे सकते हैं। ये कम लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इससे कम से कम स्थानीय बीएलओ का वो जो था कि मैं फॉर्म नहीं लूंगा, वो समाप्त हो जाता है। ये सब बहुत अच्छे आदेश हैं, सही दिशा में है। और जैसे मैंने कहा, आदेश से ज्यादा है कुल मिला के दिशा। दिशा अब ये है कि देखिए, इस 65 लाख में से कुछ भी गड़बड़ी होगी तो उसको वापस करना पड़ेगा, और ये 7 करोड़ 24 लाख है, इनमें से किसी को गलती से निकाल मत देना। ये दोनों बात आ गई है जो कि बहुत पॉजिटिव है। योगेंद्र जी, आपकी इस जवाब से एक सवाल आता है, फिर मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूँ। वो ये है कि ये जो रिकमेंडेड और नॉन रिकमेंडेड बीएलओ के पास अधिकार था, क्या इसका कोई बेसिस था, कोई प्रणाली तैयार की गई थी कि ये फलाना चीजें होगी तो रिकमेंडेड किया जाएगा, ऐसा कुछ था? कुछ भी नहीं था। यही तो आर्ग्यूमेंट लेके हम सुप्रीम कोर्ट में गए, हम पूरी बीएलओ की हैंडबुक पढ़ गए। भारतीय चुनाव के बारे में एक सुंदर बात यह है कि भारतीय चुनाव की हर नियम, हर प्रक्रिया, हर प्रोसेस, हर प्रोसीजर लिखित है, और बहुत विस्तार से लिखित है कि अगर कोई किसी व्यक्ति का घर नहीं है, कोई सड़क पे सोता है, तो उसका नाम वोटर लिस्ट पे डालने से पहले आप 3 बार जाएंगे, रात के समय जाएंगे, सड़क पे चेक करेंगे, फिर उसका नाम जीरो हाउस करके लिखेंगे। पूरी प्रक्रिया बनाई हुई हर चीज की। हम पूरी किताब छान गए कि भैया बीएलओ का नाम हटाने की कोई प्रक्रिया है क्या, बीएलओ के पास कोई अधिकार है रिकमेंडेड नॉन रिकमेंडेड करने का, क्या इस अधिकार को लागू करने की कोई प्रक्रिया है। हमें एक शब्द दिखाई नहीं दिया, और यही बात हम कोर्ट में लेके गए कि जिस चीज का कानून में जिक्र नहीं है, जिसका उसके पास कोई अधिकार नहीं है, जिसकी कोई प्रक्रिया तय नहीं है, उस आधार पे आप मेरा नाम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दोगे, कैसे संभव है।
तो क्या चुनाव आयोग ने सीधा उसमें जिसे कहते हैं ना यू टर्न लिया और कहा कि नहीं छोड़ दीजिए, इसका कोई महत्व नहीं था, इस बात को छोड़ दीजिए, तो है ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी यह बात लिख दी गई है कि इसका कोई महत्व नहीं है, अब कम से कम इस आधार पे तलवार नहीं लटकाई जाएगी। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका कोई कानूनी आधार नहीं था, इसकी कोई प्रक्रिया नहीं थी, बिल्कुल मन मर्जी थी। बीएलओ को किसी का नाम अच्छा लगा, किसी का बुरा लगा। काफी बीएलओ ने सोच समझ के फैसला किया होगा, लेकिन कई बीएलओ होंगे जिन्होंने बिल्कुल मन मर्जी से फैसले किए होंगे, तो उस पर विराम लगा, ये बहुत अच्छी बात है। नियम ना होते हुए भी ये प्रक्रिया इंक्लूड करना एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशन भी हम इसको देख सकते हैं। खैर योगेंद्र जी, आगे मैं अभी आज का एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ रहा था, उसमें एक व्यक्ति की कहानी थी जिनका नाम है सुबोध बैद्यनाथ महतो। ये महतो जी है, ये सीतामढ़ी के है, बिहार के, और ये रहते दिल्ली में है, काम करते हैं, लेकिन इनका चूंकि ये एब्सेंट थे तो इनका और इनकी वाइफ का नाम काटा गया। तो ये तो एक बड़ी ताज्जुब की बात है कि कोई, अगर ऐसे तो कई सारे लोग होंगे जो यहाँ वहां रहते होंगे, बिहार के बाहर रहते होंगे, तो इनके नाम एब्सेंट अगर है फिर भी काटे जा रहे हैं, एसआईआर में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है इंटेंशन इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या था? क्योंकि ये तो व्यक्ति एकदम क्लियरली एक, अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए महतो जी का, तो आपके पास तो और ऐसे लोग होंगे जो कई बाकी स्टेट्स में मौजूद है। तो यहाँ पर मैं बस सवाल इंटेंशन के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, क्या लगता है आपको, ऐसी प्रक्रिया की क्या जरूरत रही होगी? ये जो महतो जी वाला केस है, ऐसे तो लाखों केस बिहार में है भाई, हर जगह मिल रहे हैं, एक एक गांव में 100-100 लोग मिल रहे हैं। ये तो दिल्ली में आए हुए हैं, हमें तो वो लोग मिल रहे हैं जो गांव में बैठे हुए कह रहे भैया मैं यहां हूं और मेरे को देखिए घोषित कर दिया गया। भारत के संविधान के हिसाब से, हमारे कानून कायदे के हिसाब से, अगर मैं कहीं काम के लिए जाता हूं और मेरा घर कहीं और है और मैं अपने घर में अपना वोट बनाए रखना चाहता हूं, ये मेरा पूरा अधिकार है। महतो जी से ये तो पूछा जा सकता है कि भैया कहीं दिल्ली में तो वोट नहीं बनवा रखा आपने, ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। लेकिन अगर उन्होंने दिल्ली में वोट नहीं बनवाया और अपने सीतामढ़ी में वोट देना चाहते हैं, चुनाव आयोग कौन होता है उनको रोकने वाला, है ना? तो ऐसे लाखों केस हैं जिनमें ये सब हुआ है, और इसलिए यही निर्देश लेके हम गए थे। रही बात चुनाव आयोग की नियत, देखिए नियत पहले दिन स्पष्ट थी, जब तब सभी पार्टियों का एक डेलीगेशन मिलने गया उनसे, ये मेरे ख्याल में 1 या 2 जुलाई की बात है, जब तमाम पार्टियों का एक डेलीगेशन मिलने गया, और जैसे ही डेलीगेशन बैठा, छूटते ही ज्ञानेश जी का वाक्य था, देखिए बिहार के अंदर कम से कम 20% फेक नाम है, हम उन्हें निकालेंगे। अभी एक्सरसाइज शुरू नहीं हुई थी, अभी उनके फॉर्म वॉर्म प्रिंट हो रहे थे, अभी कोई ग्राउंड से सूचना नहीं आई थी, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मान के बैठे हुए हैं कि मुझे 20% नाम निकालने हैं। वो उस स्थिति में, उस राज्य में जहां की नाम जितने होने चाहिए थे उससे 29 लाख कम थे, और वो कह रहे हैं 20% और निकालने। मतलब चुनाव आयोग पहले से कम 1.5-2 करोड़ नाम निकालने का मन बना के बैठा हुआ था। 65 लाख सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट थी, और बाकी 70-80 लाख का नाम डॉक्यूमेंट्स के आधार पे कटना था। ये मन बना के बैठा हुआ था। ये तो भला करें कि थर्ड अंपायर की अब रूलिंग आ गई है, और थर्ड, जो क्रिकेट में होता है ना, वो जब थर्ड अंपायर कर देता है तो अंपायर कहता है यूं करके कैंसिल करता है। तो अब ये वाली प्रक्रिया चल रही है, थर्ड अंपायर ने बोल दिया है कि आपके गलत है काम, और अब जो चुनाव आयोग है, अब चुनाव आयोग की नियत ये है कि किसी तरह से झंझट निपटे, और अब चुनाव आयोग का ये है कि 65 लाख में से भैया जो नाम मिल जाए उसको दोबारा लगा दो, झंझट खत्म होने। तो सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फजीयत हो रही है, और मेरे को लगता है कि अब 7 करोड़ 24 लाख लोगों के दस्तावेज की जांच के बहाने जो नाम काटने का खेल होना था, उस पर भी कई मायनों में अब एक विराम नहीं तो कहिए कम से कम एक लगाम कस दी गई है। तो इसलिए अब बहुत, थर्ड अंपायर की वजह से अब ये जो खेल है, जैसी भी नियत चुनाव आयोग की रही होगी, ये खेल अब एक सीमा के पार नहीं जा सकेगा। ओके सर, ये बहुत जरूरी बात बोली आपने, और हमें याद भी दिलाया कि जो नियत के बारे में जब पूछा तो आपने बोला कि ज्ञानेश जी ने पहले दिन ही साफ किया था, यानी हाइपोथेसिस लेके चल रहे थे और उसी को वो प्रूव करने की फिराक में थे। योगेंद्र जी, इसके बाद मेरा सवाल जो है ये थोड़ा सा पॉलिटिकल है, मतलब इसका राजनीति पर क्या असर होगा? आप ग्राउंड पर भी जाते हैं, आपने वोटरों से भी बातचीत की है इसके पहले भी, सिर्फ आज नहीं। तो इस तरीके की जो कवायद चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, न्यूज पर लोग एक देख रहे हैं, और अपने गांव में ये लोग फॉर्म भरने की प्रक्रिया में व्यस्त थे, तो
ऐसे ऐसे माहौल में लोगों पर, वोटरों पर बिहार के चुनाव के संदर्भ में क्या परिणाम हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? गांव में जब पूछते हैं सामान्यतः लोग कहते हैं कि भाई देखिए ज्यादातर लोगों का नाम 7 लिस्ट में आ गया है, थोड़े लोगों का कटा है और 5-7 दिन पहले तक तो जिनका नाम कटा था उन्हें पता भी नहीं था कि उनका नाम कट गया है। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा विचलन या बहुत बड़ा कोई आक्रोश हो वैसा नहीं था इसको लेके। लेकिन जब से ये वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई है और तमाम विपक्षी दलों ने वोट चोरी की बात करनी शुरू की है, उसका कहीं ना कहीं जमीन पर असर पड़ रहा है। वोट चोरी की कोशिश हो रही थी, वोट काटने का खेल चल रहा था, ये बात अब जनमानस में पहुंच रही है। और जब पहुंचती है तो जनमानस में ये सवाल भी उठता है कि अच्छा बीजेपी को क्या जरूरत थी ये काम करवाने की। देखिए ये दुनिया में, इस देश में कोई समझदार व्यक्ति ये एक क्षण के लिए भी मानने को तैयार नहीं है कि चुनाव आयोग ने खुद किए होंगे काम। हर एक को पता है कि ऑर्डर कहां से आया होगा। तो अब सवाल ये होता है कि बीजेपी ने क्यों करवाया उनको, तो वो तो चुनाव जीत, पिछली बार तो लोकसभा में जीत गए थे यहाँ पे, इस बार उन्होंने नीतीश बाबू को साइड में लगाना है ये भी तय है। तो क्या बीजेपी चुनाव हार रही थी क्या? क्या बीजेपी चुनाव में हिली हुई थी क्या? ये प्रश्न अब साधारण वोटर के मन में आ रहे हैं। और जैसे जैसे ये वोटर अधिकार यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बीजेपी के लिए परेशानी इसमें बढ़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। वोटर अधिकार यात्रा की वजह से जो फर्क पड़ेगा उसको हम इस पर हम नजर रहेगी। लेकिन सर जाते जाते थोड़ा सा 1-2 सवाल और मेरे एसआईआर से जुड़ा जो एक सवाल है उस पे थोड़ा सा हटके सवाल है। ये संजय कुमार जो सीएसडीएस के है, उन्होंने जो एक महाराष्ट्र के संदर्भ में ट्वीट किया और उसके बाद जो जिस तरीके से उन पर आयोग ने एफआईआर दर्ज की, तो इस पूरे उसको कैसे देखते हैं आप? ये जो मिस्टेक एक की जाती है एक पर्सन की वजह से, उस पर एफआईआर होता है। आई नो ये एसआईआर से जुड़ा सवाल नहीं है, लेकिन ये मुझे आपसे पूछना था और इसके बाद एक और आखिरी सवाल रहेगा सर। जीशान, महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें चूंकि मेरा नाम भी घसीटा गया बार बार, योगेंद्र यादव वाला सीएसडीएस, योगेंद्र यादव के इशारे पे काम कर रहा है सीएसडीएस, कांग्रेस का सहयोग कर रहा है सीएसडीएस, ये सब बातें कही गई हैं। इसलिए मैं 2-3 बात स्पष्ट कर दूं। पहला ये कि सन 2013 के बाद से मेरा सीएसडीएस के 2012 के अंत के बाद से सीएसडीएस के किसी सर्वेक्षण से मेरा कोई संबंध नहीं रहा है। 2016-13 में मैं परमानेंट लीव पे चला गया था और 2016 में मैंने औपचारिक इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद से शायद मैं 10 बार भी उस संस्था के अंदर गया नहीं। और दूसरा, जो लोगों को लगता है कि आरोप ये लगाए गए, इसलिए मैं बता रहा हूं कि भले ही नहीं है लेकिन पीछे से सर्वे चला रहे हैं। एक तो जो मानता है कि सुहास पर्रिकर जैसे लोग, संजय कुमार जैसे लोग मेरे इशारे पे काम करते हैं, वो शायद इन लोगों को जानते नहीं है, शायद उन्हें इंटेग्रिटी का पता नहीं है। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं दे दूं कि सन 2013 में जब दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव हुआ, जब मैं सीएसडीएस की टीम को छोड़कर पूरी तरह से राजनीति में उतरा, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रचार भी कर रहा था, आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना दावा भी पेश कर रहा था कि कितने हमें सीट मिलने वाली है। आपको याद होगा, पता नहीं आपको याद होगा या नहीं, आप यंग हैं। मैंने उस वक्त कहा था कि आम आदमी पार्टी को, बिल्कुल पहला 2013 का चुनाव है, 2014 वाला नहीं, 2013 में मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी को 32 या 36 सीट आने वाली है। और ठीक उसके बाद सीएसडीएस ने सर्वेक्षण करके कहा था कि नहीं, आम आदमी पार्टी को केवल 4 या 6 सीट के बीच में आए। तो अगर सीएसडीएस मेरे इशारे पे काम करता तो भैया, जब मैं खुद ये कर रहा था, राजनीति में था, तो कम से कम थोड़ा तो पक्ष ले लेता उस वक्त। ये लोगों को इंडिपेंडेंस समझ नहीं आती है। तो खैर, ये तो मैं स्पष्ट करना चाह रहा था। दूसरा ये कि ये जो गलती की बात हो रही है संजय जी की तरफ से, ये सिर्फ छलावा है, असली बात नहीं है। ये बिल्कुल ध्यान भटकाने के लिए रेड हेरिंग जो कहा जाता है, इसमें मैं फिर स्पष्ट कर दूं, ये जो संजय जी जिस ट्वीट के ऊपर बवाल मचा है, वो असली मुद्दा है ही नहीं। मगर वो क्या थे? वो 4 ट्वीट थे महाराष्ट्र के बारे में। याद रखिए, संजय जी का ट्वीट 17 तारीख को आया था, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 तारीख को हुई। संजय जी का ट्वीट महाराष्ट्र के बारे में था, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नाटका के बारे में। संजय जी के ट्वीट में जो कहा गया उससे राहुल गांधी को फायदा नहीं नुकसान होता था, क्योंकि संजय जी के ट्वीट में यह लिखा गया था 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर लोकसभा और विधानसभा के बीच बहुत मतदाताओं की संख्या घटी। राहुल गांधी का क्या दावा था
की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी। तो अगर संजय जी के ट्वीट सही होते तो राहुल गांधी को तो नुकसान था, उससे तो बीजेपी को फायदा था। इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि यह बहुत बड़ा षड्यंत्र था कांग्रेस के पक्ष में, इससे बड़ी क्या कहना चाहिए, नासमझी का क्या लक्षण हो सकता है। इस देश के अंदर ऐसी चीजों को अब पेश भी किया जा सकता है। अब वैसे तो ट्रंप जी का जमाना है, आप कुछ भी कह सकते हैं। इस वक्त मैं आपसे कह सकता हूं कि दिल्ली में बर्फ गिर रही है, कौन रोक सकता है मुझे कहने से। और ट्रंप जी के जमाने में कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन बात उसी किस्म की कौड़ी की है। और याद रखिए, ये जो ट्वीट था संजय जी का, इस ट्वीट का सीएसडीएस के किसी सर्वेक्षण से कोई मतलब नहीं था, जिसके लिए सीएसडीएस फेमस रहा है। ये कोई सर्वे की फाइंडिंग्स नहीं थी, ना ही ये किसी प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड प्रोजेक्ट के रिपोर्ट थी। ये केवल एक, जिसे कहते हैं ऑफ द कफ, आपने कुछ कह दिया तो मिस्टेक उसमें था। और अच्छी बात है, संजय जी ने तुरंत उस मिस्टेक को स्वीकार कर लिया। आमतौर पर इस देश में मिस्टेक को स्वीकार करने की भी परंपरा नहीं है, कर लिया। लेकिन इस सारे बात का उससे कोई लेन देन नहीं है। असली मामला जो है वो आईसीएसएसआर के नोटिस से पता लगता है। वो क्या कहता है, आपने चुनाव आयोग की साख को धक्का पहुंचाया है। और वो धक्का कैसे पहुंचाया है, क्योंकि द हिंदू में इससे 2 दिन पहले सीएसडीएस का एक सर्वेक्षण छपा था, और वो सर्वेक्षण दिखाता है कि चुनाव आयोग की साख 5 जिन राज्यों में वो गए, उन राज्यों में चुनाव आयोग की साख गिर रही है, अभूतपूर्व रूप से गिरी है। चुनाव आयोग का ट्रस्ट का लेवल इतना कम है जितना कि पिछले 50 साल में कभी नोटिस नहीं किया गया। ये है असली प्रॉब्लम। चुनाव आयोग का गुस्सा, चुनाव आयोग को गुस्सा इस बात पे है कि तुमने हमारी गिरती हुई छवि की, गिरती हुई साख की तस्वीर क्यों खींच ली। शूटिंग द मैसेंजर ये हो रहा है देश के एक बहुत प्रतिष्ठित, उन चंद संस्थानों में से एक जिसके बारे में भारत में, दुनिया में गर्व किया जा सकता है, उस संस्था के ऊपर हमला करने की कोशिश हो रही है। एक बहुत ही निहायत ट्रिवियल एग्जाम्पल लेके। ओके सर, इस पूरी बहुत ही विस्तार से आपने जवाब दिया और कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपने समझाई। रेड हेरिंग उसका एक मैं इस पूरे जवाब से कीवर्ड लूंगा। सर बस एक आखिरी सवाल है, क्योंकि हम आपसे रोज मुलाकात नहीं करते ऐसे, तो सर क्योंकि महाराष्ट्र से हूँ और मैंने क्लोजली महाराष्ट्र के चुनाव फॉलो किए हैं, तो जब विधानसभा लोकसभा के चुनाव हो गए तो हम एक तरीके से इस माइंडसेट में थे कि अब तो विधानसभा, क्योंकि हमेशा हिस्ट्री रही है जो लोकसभा में जीतता है, महाराष्ट्र में अक्सर चुनाव विधानसभा में वही जीतता है। तो जिस तरीके के चुनाव के नतीजे एक्सपेक्टेड थे, कवरेज के, मैं जब ग्राउंड पे भी था 15-20 दिन तक महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में घूम रहा था, और जो मैंने देखा या फिर अन्य पत्रकारों ने देखा, वैसा कुछ रिजल्ट नहीं आया। और ऐसा रिजल्ट जो कि इतिहास में कभी महाराष्ट्र में विरोधी पक्ष नेता नहीं, ऐसी स्थिति नहीं बनी, लेकिन आज वो बन गई है। इसके बारे में अभी एक सर्वे आ रहा है, पनवेल के जो हारे हुए कैंडिडेट है बालाराम पाटिल, उनकी टीम ने ऐसा देखा कि 11,000 के करीब वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 या 3 बार, 2 से ज्यादा बार वोट डाला है। और ये एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। और ऐसे कई सारे, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में यशोमती ठाकुर बात कर रही है, हर एक एमएलए बाला साहेब थोरात बात कर रहे हैं, हर एक जगह पे पॉकेट्स में लोग अलग अलग एमएलए अपने ऐसे डिस्क्रिपेंसीज वो कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आप इस महाराष्ट्र के चुनाव की जो अराउंड पॉलिटिक्स चल रहा है, इसको कैसे देखते? क्या इसमें बड़ा जो वोट चोरी बोल रहे हैं, ऐसा आपको भी लग रहा है, अनुमान है कि ऐसा हुआ हो सकता है? अब जो खुलासे आए हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, आमतौर पे चुनाव हारने के बाद कोई पार्टी जरूर कहती है गड़बड़ हो गई, धांधली हो गई, ये कोई नई बात। और आमतौर पे ये भी होता है कि एनालिस्ट गलत साबित हो जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महाराष्ट्र में घूम के मुझे भी नहीं लगा था कि बीजेपी इतने बड़े मार्जिन से जीत रही है। हालांकि ऑपोजिशन कोई खास काम नहीं कर रहा था, ऐसा मुझे लगा। मध्य प्रदेश का चुनाव देखने के बाद सवाल ही नहीं होता था कि बीजेपी 9% वोट से जीत सकती थी, मुझे नहीं लगा। और हरियाणा का चुनाव में घूमने के बाद मुझे नहीं लगा कि कांग्रेस हार सकती है चुनाव, हालांकि कांग्रेस की बहुत कमजोरियां। मगर मेरा और आपका ग्राउंड पे घूमना और गलत साबित हो जाना ये प्रमाण नहीं है कि चुनाव गड़बड़ है ना। इससे बचना चाहिए। और मैंने बार बार यही कहा कि देखिए, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन मेरे कहना कोई प्रमाण थोड़ा ही है। प्रमाण तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके बाद जो 2 प्रमाण आए,
पहला जो कि कांग्रेस ने पेश किया था और कहा था कि महाराष्ट्र में 2 चुनाव के बीच में इतने ज्यादा वोटर बढ़ कैसे गए, 5 साल में जितने नहीं बढ़े उतने 6 महीने में कैसे बढ़ गए। महाराष्ट्र की एडल्ट की जो आबादी है, जैसे मैंने बिहार की बताई, उसी तरह से महाराष्ट्र की एडल्ट्स की आबादी से अधिक वोटर कैसे बन गए वहां पे, ये वाजिब सवाल था। उसके बाद जो पनवेल का सवाल आया है, ये पहली बार बहुत ही प्रामाणिक और स्थानीय इस तरह के डिसएग्रीगेटेड एविडेंस दिया जा रहा है, जो सबसे क्रिटिकल होता है ऐसी चीजों। एग्रीगेटेड स्तर के ऊपर कुछ बात कहना बहुत आसान है, पर बिल्कुल ठोस और सटीक लोकलाइज्ड एविडेंस देना सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूं पहली बार ऐसा ठोस एविडेंस आया है, और मेरी तो अपेक्षा होगी कि चुनाव आयोग बिना किसी एफिडेविट का इंतजार किए इसके ऊपर जांच शुरू करे। अगर संजय कुमार के एक ट्वीट के ऊपर जो डिलीट हो चुका है उसके ऊपर एफआईआर की जा सकती है, तो ये जो लोग इतना प्रमाण लेके आए हैं, ना संजय कुमार ने कोई एफिडेविट देके चुनाव आयोग के खिलाफ कुछ बोला था, ना इन्होंने किया है, तो एफिडेविट का इंतजार किए बिना परीक्षा ये है कि क्या चुनाव आयोग स्वयं इन चीजों की जांच करवाता है, या कि चुनाव आयोग कहता है कि तुम एफिडेविट दो, नहीं तो देश के सामने माफी मांगो। ऐसे फिल्मी डायलॉग देंगे तो आपकी रही सही इज्जत भी धूल में मिल जाए। तो मेरी उम्मीद है कि इसके ऊपर काम हो, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण खुलासे, इसमें कोई संदेह नहीं। योगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय से ज्यादा समय मुझे दिया और विस्तार से अपनी बातें रखी और कल के फैसले के बारे में भी हमें अवगत कराया। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी इस इंटरव्यू में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।